Starting with the name of Allah, the most gracious and merciful. Today we will talk about the last part of the first chapter of Pharmacology 1, which is Introduction to Pharmacology. यानी हमने फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट किया था जिसमें हमने जितनी भी बेसिक कंसेप्ट थे फार्माकोलॉजी की, जिसको हम बार बार रिपीट करते हैं जब हम फार्माकोलॉजी की स्टडी करते हैं, उसको हमने स्टार्ट किया था। और आज हम उसकी जो लास्ट पार्ट है उसको हम कवर करेंगे, जिसमें हम अगेन मुख्तलिफ़ किस्म की जो बेसिक कंसेप्ट है उसके रिलेटेड हम बात करें। टाइप ऑफ मेडिकेशन ऑर्डर, तो मेडिकेशन ऑर्डर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिफरेंट फिजिशियन जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिकेशन ऑर्डर लिखते हैं एंड एज अ नर्स हमें ज़रूरी है कि हम उसके मेडिकेशन ऑर्डर को जो है वो अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करें। तो उसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो टर्म यूज़ होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की जो है एब्रीविएशंस यूज़ होते हैं। तो आप लोगों को उसका पता होना चाहिए कि ये एब्रीविएशन किसके लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है, इस जो है मेडिकेशन ऑर्डर का मतलब क्या है, ये किस टाइम पे हम जो है वो फॉलो करते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी नर्स के लिए व्हेन ही और शी इज़ डूइंग हिज हर प्रैक्टिस इनसाइड द हॉस्पिटल। तो सबसे फर्स्ट जो है उसको हम कहते हैं स्टेट ऑर्डर। तो स्टेट ऑर्डर इमीडिएट नीडेड इमीडिएटली, यानी वो ऑर्डर जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, यानी पेशेंट को क्रिटिकल स्टेज में जब भी हम कोई मेडिकेशन जो है वो दे देते हैं तो इसके लिए स्टेट ऑर्डर होना चाहिए। यानी स्टेट का मतलब यह है कि ये इमीडिएटली जो है पेशेंट के लिए ज़रूरी है, यानी वो मेडिसिन इमीडिएटली पेशेंट के लिए वो ड्रग जो है वो ज़रूरी है। सिंगल ऑर्डर गिवन ओनली वंस, सिंगल ऑर्डर यानी जिसको हम ओडीपी कहते हैं या वंस अ डे, यानी मतलब यह है कि जिसको हम दिन में एक दफ़ा पेशेंट को दे देते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं। पीआरएन, यानी पीआरएन ये एक मेरे ख्याल में ग्रीक वर्ड है जिसकी एब्रीविएशन है प्रोरिनेटा, यानी प्रोरिनेटा ये एक ग्रीक टाइप्स का वर्ड है जिसके लिए ये एब्रीविएशन पीआरएन जो है यूज़ किया जाता है, गिवन एज नीडेड। तो इसका मतलब यह है गिवन एज नीडेड, यानी ज़रूरत के मुताबिक, या इसके लिए हम एसओएस भी जो है लिख सकते हैं, एसओएस ऑर्डर भी हम इसके लिए जो है ये वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं, एसओएस। यानी जब पेशेंट को ज़रूरत हो, कुछ मेडिकेशन की ऑर्डर इस तरह होती है कि वो पेशेंट की चार्ट पे कोई फिजिशियन मेंशन करता है, ऑर्डर करता है, लेकिन इसके साथ पीआरएन या एसओएस लिखा होता है कि अगर पेशेंट को ज़रूरत बन जाए, ज़रूरत हो जाए, तो इस वक्त आप लोगों ने वो ऑर्डर जो है वो पेशेंट के लिए इस्तेमाल करना है। अदरवाइज़ आप लोगों ने जो है ये मेडिसिन या ये ड्रग्स पेशेंट को नहीं देना है। रूटीन ऑर्डर, रूटीन ऑर्डर का मतलब यह है जो डेली हम फॉलो करते हैं उसको हम कहते हैं रूटीन ऑर्डर, यानी गिवन विद इन 2 आवर ऑफ बीइंग राइटन एंड कैरिड आउट ऑन स्केड्यूल, यानी जिसको हम तकरीबन 2 घंटे बाद जब वो लिख जाए, वो ऑर्डर हो जाए, तो 2 घंटे बाद हम उसको जो है पेशेंट को वो ड्रग्स वो मेडिसिन हम उसको दे देते हैं। और स्केड्यूल जो है डेली लाइफ में हम जो है पेशेंट के लिए वो मेडिसिन इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी रूटीन वाइज पेशेंट की 24 आवर में हम वो रिपीट करते हैं। स्टैंडिंग ऑर्डर, यानी स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, राइटन इन एडवांस कैरिड आउट अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस, यानी ये कुछ एडवांस जो है सिचुएशंस में पेशेंट्स के लिए जो है वो लगाई जाती है। जब कोई इस तरह सिचुएशंस होती है जिसमें कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स की ज़रूरत होती है, तो इसमें जो है स्टैंडिंग ऑर्डर जो है वो हम फॉलो करते हैं। और कोई फिजिशियन जो है वो कुछ मेडिसिन जो है वो एडवांस या एक स्पेसिफिक सिचुएशंस में वो कुछ मेडिसिन जो है वो एडवाइस करते हैं, और दोबारा जो है वो हम रूटीन पे इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि कुछ स्पेसिफिक जो है सिचुएशंस के लिए हम उसको जो है इस्तेमाल करते हैं। बेसिक प्रिंसिपल्स सेफ्टी इन मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, 3 चेक्स एंड 7 राइट्स। तो देखिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको हम कहते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मेडिकेशन, या मेडिकेशन जो प्रिंसिपल्स है ये 7 जो बेसिक प्रिंसिपल्स है। तो इसमें 3 चेक्स है एंड 7 राइट्स है, यानी 3 हम चेक करते हैं और 7 इन पेशेंट की जो है वो राइट्स है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी जगह जब आप मेडिकेशन ड्रग्स पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं, तो इससे पहले यानी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से पहले आपको ये अंडरस्टैंड रखना, ये समझना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी राइट पेशेंट, यानी जो भी ड्रग आप पेशेंट को देते हो तो उसके लिए राइट पेशेंट ढूंढना ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि एक फ़ाइल आप किसी दूसरे पेशेंट की फ़ाइल के साथ मिक्स करें और
और आपको पता ना चले और एक पेशेंट की ड्रग किसी दूसरे पेशेंट को एडमिनिस्टर करे। तो सबसे पहले राइट पेशेंट यानी करेक्ट पेशेंट को आप लोगों ने सेलेक्ट करना है। राइट डोज यानी जो डोज पेशेंट के लिए जो है ऑर्डर किया गया हो वो आपने पेशेंट को देना है। राइट ड्रग्स यानी देखिए, एक होता है डोज यानी डोज ड्रग्स की जो अमाउंट्स होती है जिसको हम एक स्पेसिफिक टाइम में एडमिनिस्टर करते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसा ना हो कि पेशेंट को 1 ग्राम सेफ्ट्राक्सोन जो है वो ऑर्डर किया गया हो और आप 1 ग्राम की जगह आप उसको 2 ग्राम जो है सेफ्ट्राक्सोन लगाए, तो ये राइट ऑर्डर नहीं है। यानी जितना अमाउंट उसके लिए जो है वो स्पेसिफिक किया गया हो वही अमाउंट आपने जो है वो लगाना है। राइट ड्रग्स यानी राइट ड्रग्स का मतलब यह है कि आपने राइट ड्रग यानी जो भी ड्रग्स, या ऐसा ना हो कि पेशेंट के लिए सेफ्ट्राक्सोन जो है वो ऑर्डर किया गया हो और आप उसको जो है सल्बेक्टम प्लस सेफाफेराजोन लगा दें या इसको सेफीम लगा दें या कोई भी दूसरी एंटीबायोटिक लगा दें। तो मतलब यह है कि राइट ड्रग जो है वो लगाना ज़रूरी है। राइट रूट का मतलब यह है कि जिस रूट से पेशेंट को वो ऑर्डर दिया गया हो, वो ऑर्डर जो है वो एडवाइस किया गया हो, यानी फॉर एग्जांपल आईएम हो, कुछ इंजेक्शंस आईएम जो है वो ऑर्डर किए जाते हैं, कुछ आईवी, कुछ इस तरह सब कट जो है वो एडवाइस की जाती है, तो आप लोगों ने वही ऑर्डर फॉलो करना है। ऐसा ना हो कि एक इंजेक्शन जो है वो आईएम ऑर्डर किया गया हो और आप उसको आईवी लगा दे। राइट टाइम का मतलब यह है कि कुछ मेडिसिन जो है वो ओडीज होती है, कुछ एचएस होती है जिसको हम नाइट टाइम पे यूज़ कर लेते हैं, इस तरह कुछ ओडी बीडीज क्यूआईडीज होती है, तो आपने उस स्पेसिफिक टाइम पे वो ड्रग्स जो है वो लगाना है। ऐसा ना हो कि आप एचएस की जो ड्रग्स है जिसको हम नाइट टाइम पेशेंट को देते हैं वो आप सुबह लगा दे, तो इस तरह नहीं, बल्कि राइट टाइम जो भी करेक्ट टाइम हो ड्रग्स के लिए वो आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। राइट फ्रीक्वेंसी का मतलब यह है कि अगर वो ओडी है तो आपने जो है 24 आवर में एक दफ़ा उसको देना है, वो ड्रग्स पेशेंट को देना है। अगर वो बीडी है तो 2 दफ़ा आपने उस ड्रग्स को देना है। अगर टीडीएस है तो 3 टाइम्स आपने जो है वो 24 आवर में वो ड्रग्स देना है। तो मतलब यह है कि फ्रीक्वेंसी जितनी भी अमाउंट में हो आप लोगों ने वही फॉलो करना है। राइट डॉक्यूमेंटेशन का मतलब यह है कि अक्सर जब हम प्रैक्टिस करते हैं इनसाइड द हॉस्पिटल तो हम पेशेंट को एक ड्रग्स जो है वो लगा देते हैं, लेकिन हम उसकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं करती, पेशेंट के चार्ट के ऊपर हम उसको मेंशन नहीं करते। तो देखिए उसमें जो है डबलिंग भी पॉसिबल है, रॉन्ग जो है इस तरह कॉम्बिनेशन भी पॉसिबल है। तो आप लोग जब भी कोई जो है इंजेक्शन पेशेंट को लगाते हो तो आप पेशेंट की चार्ट के ऊपर उसको मेंशन करें। ऐसा ना हो कि दूसरी शिफ्ट में कोई दूसरा जो है वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल उसको दोबारा लगा दे, क्योंकि उसको पता नहीं होता कि ये उसको लगाया है कि नहीं है। तो डॉक्यूमेंटेशन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो है डबलिंग को प्रिवेंट करने के लिए, डबल डोज जो है इससे पेशेंट को प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि पता नहीं चलता कि पेशेंट को जो है कब जो है वो ये इंजेक्शंस या ये मेडिसिन जो है इसको मिला है। तो इसके लिए आप लोगों ने राइट डॉक्यूमेंटेशन जो है करेक्ट टाइम आप लोगों ने लिखना है और पेशेंट के चार्ट के ऊपर इसको डॉक्यूमेंट करना है। सोर्स ऑफ ड्रग्स यानी सोर्सेज ऑफ ड्रग्स का मतलब यह है कि ड्रग्स जो है जो कि ह्यूमन की फिजियोलॉजी को चेंज करती है, उसको हम कौन से सोर्स से हम हासिल कर सकते हैं, यानी ड्रग हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं। जितनी भी ड्रग्स हम ये सेफ्ट्राक्सोन, ये क्वेनिन, डिजोक्सिन वगैरह हम यूज़ कर लेते हैं, ये हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए मुख्तलिफ किस्म की सोर्सेज है। द सोर्स ऑफ ड्रग शुड बी नेचुरल और सिंथेटिक। तो देखिए इसकी 2 सोर्सेज हो बेसिकली, अगर हम उसके बारे में बात करें तो एक होता है नेचुरल और दूसरा है सिंथेटिक। नेचुरल का मतलब यह है कि जिसको हम किसी लिविंग थिंग से हासिल करें, किसी प्लांट से हासिल करें, और सिंथेटिक का मतलब यह है कि जिसको हम किसी इंडस्ट्रीज़ में हम मुख्तलिफ केमिकल्स की जो है कॉम्बिनेशन से उसको हासिल करें तो उसको हम कहते हैं सिंथेटिक। अब देखिए नेचुरल सोर्सेज यानी वो लिविंग थिंग्स जिससे हम ड्रग्स को हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें है प्लांट, यानी प्लांट इज़ द मेन सोर्स ऑफ ड्रग्स, यानी जितनी भी ड्रग्स है मेजॉरिटी वो हम हासिल करते हैं प्लांट से। तो इसकी एग्जांपल है एट्रोपिन, मॉर्फिन, क्योनिन, डिजोक्सिन, पेलोकार्पाइन, वो साइकोस्टिग्माइन। तो ये जितनी भी ड्रग्स है आप उसकी एग्जांपल को याद रखें। बाकी ये ड्रग्स कहाँ पे यूज़ होते हैं, ये कौन से ड्रग्स है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस क्या है, इसके मुतालिक आप जो है मज़ीद अपने कमिंग लेक्चर में जो है आप अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग हासिल करेंगे। दूसरी नेचुरल सोर्स जो है इसको हम कहते हैं एनिमल सोर्स, यानी वो ड्रग्स जिसको हम एनिमल से हासिल कर सकते हैं। तो इसमें है इंसुलिन, हेपारिन जो कि ब्लड थिनर है, गोनेडोट्रोफिन्स एंड एंटी टॉक्सिक सीरा। तो ये जितने भी ड्रग्स है इसको हम हासिल कर सकते हैं एनिमल से, यानी लिविंग एनिमल से। अब जो थर्ड वन है इसको हम कहते हैं मिनरल, यानी कुछ मिनरल्स जो है उससे भी हम जो है मुख्तलिफ किस्म के ड्रग हासिल कर सकते हैं, जिस तरह मैग्नीशियम सल्फेट है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, आयरन सल्फर है एंड रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है जो कि कैंसर या मुख्तलिफ किस्म की रेडियोथेरापी में यूज़ होती है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के मिनरल से हम इसको हासिल कर सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देखिए कुछ जो है ड्रग्स वो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हासिल
कर सकते हैं, यानी जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है विच वी कांट सी विद नेकेड आइज, तो उनसे हम जो है हासिल कर सकते हैं। कुछ ड्रग्स इस तरह भी है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हासिल की जाती है। एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सम बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो देखिए जितने भी एंटीबैक्टीरियल्स है तो मोस्टली जितने भी एंटीबायोटिक्स है वो हम हासिल कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या फंजाई से। वी दस हैव पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, टेट्रासाइक्लिन एंड अदर एंटीबायोटिक्स। और ये जितनी भी एंटीबायोटिक्स है यानी पेनिसिलिन है, सेफेलोस्पोरिन है और टेट्रासाइक्लिन है और कुछ जो है दूसरे एंटीबायोटिक्स है उसको हम हासिल कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ह्यूमन, सम ड्रग्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मैन। तो देखिए कुछ ड्रग्स जो है उसको हम ह्यूमन बींग के बॉडी से, ह्यूमन बींग से हम हासिल कर सकते हैं। और इसकी एग्जांपल है एमिनोग्लोबुलिन फ्रॉम ब्लड, यानी जितने भी एमिनोग्लोबुलिन्स है जिसको हम इम्यूनिटी बूस्टर करने के लिए, इम्यूनिटी को एनहांस करने के लिए हम पेशेंट को देते हैं। ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स, और जितने भी ग्रोथ हार्मोन्स है, जीच हार्मोन्स जिसको हम कहते हैं जो कि ग्रोथ को पॉसिबल बनाता है, उसको हम हासिल कर सकते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। एंड कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन फ्रॉम द यूरिन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। और इस तरह गोनेडोट्रोफिन्स है जिसके ज़रिए हम प्रेगनेंसी टेस्ट भी करते हैं, तो ये हम हासिल करते हैं कहाँ से, जो यूरिन्स होता है प्रेग्नेंट वुमेन की, वहाँ से हम उसको हासिल करते हैं। तो देखिए ये मुख्तलिफ़ किस्म की थेराप्यूटिक यूज़ के लिए जो है इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये जितनी भी ड्रग्स है इसको हम हासिल कर सकते हैं ह्यूमन से। सिंथेटिक, अब देखिए सिंथेटिक जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि सिंथेटिक वो ड्रग्स है जिसको हम किसी लेबॉर्ट्री में हम किसी केमिकल्स के कम्बिनेशन से हम उसको जो है हासिल करें तो उसको हम कहते हैं सिंथेटिक, यानी हम उसको सिंथेसाइज करते हैं। मोस्ट ड्रग आर नो सिंथेसाइज। मुख्तलिफ ड्रग जो है ये इंडस्ट्रीज़ में विदाउट लिविंग, विदाउट ह्यूमन, विदाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको हासिल किया जाता है। और इसकी एग्जांपल है क्योनोलोन्स जो कि हम यूज़ कर लेते हैं मलेरिया के लिए। ओमेप्राजोल है, सल्फोनामाइड्स है, पिनिक्रोनियम है, इस तरह न्यूस्टिगमाइन है। सम आर नो प्रोड्यूस बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ह्यूमन इंसुलिन। और इस तरह कुछ जो है ह्यूमन जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, जो मॉडर्न टेक्निक्स है, मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्निक्स है बायोटेक्नोलॉजी की, उसके ज़रिए भी हम हासिल कर सकते हैं, जिसकी एग्जांपल है इंसुलिन। तो मतलब यह है कि कुछ जो है ड्रग्स इसको हम लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर सिंथेसाइज कर सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की केमिकल्स को मिलाने से, और इसके ज़रिए हम जो है ह्यूमन बॉडी की जितनी भी डिजीज़ है उसकी ट्रीटमेंट को हम पॉसिबल बना सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की सोर्सेज है। अगर MCQs में पूछा गया कि फॉर एग्जांपल इंसुलिन हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ग्रोथ हार्मोन की मेन सोर्स कहाँ है, तो आप लोगों को ये याद रखना है कि ग्रोथ हार्मोन लेट सपोज वो हम हासिल कर सकते हैं ह्यूमन बींग से, इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो हम हासिल कर सकते हैं ह्यूमन बींग से। तो इस तरह ये आप लोगों ने याद रखना है। MCQs में अगर पूछा गया देन यू विल बी एबल टू गिव देम अ करेक्ट आंसर। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, अब देखिए ड्रग्स की क्लासिफिकेशंस क्या है, यानी कुछ ड्रग देके हम थेराप्यूटिक्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ जो है हम मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ के डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली ड्रग्स की क्लासिफिकेशन हम किस तरह कर सकते हैं। ड्रग्स कैन बी कैटेगराइज्ड इन अ नंबर ऑफ वे। In pharmacology, a drug can be classified by its chemical activity or by the condition that it treat। तो देखिए यह हम केमिकल एक्टिविटीज़ के बेस पे, यानी ड्रग वो कौन सी एक्टिविटीज़ करता है इनसाइड द ह्यूमन बींग, हम उसके बेस पे भी हम उसको जो है क्लासीफाई कर सकते हैं, या हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द कंडीशन इट ट्रीट, यानी वो कौन कौन से कंडीशंस है। यानी फॉर एग्जांपल जिस तरह हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं, हम एंटीफंगल की बात करें तो फंजाई को किल करती है। तो इस तरह भी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि डिजीज़ की रिलेटेड स्पेसिफिक वो डिजीज़ जो कि एक स्पेसिफिक ड्रग उसको ट्रीट करता है तो उस रिलेटेड हम भी उसको जो है क्लासिफाई कर सकते हैं। इन जनरल ड्रग आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन थेराप्यूटिक क्लासिफिकेशन। थेराप्यूटिक क्लासिफिकेशन जिस तरह हमने बात की कंडीशन दैट इट मे ट्रीट, यानी वो कौन से ड्रग्स है जो कि एक स्पेसिफिक डिजीज़ को ट्रीट करते हैं तो उसको हम कहते हैं थेराप्यूटिक्स क्लासिफिकेशन। दूसरा है फार्माकोलॉजी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस एंड मूड ऑफ एक्शन। फार्माकोलॉजी क्लासिफिकेशंस का मतलब यह है कि ड्रग किस तरह ह्यूमन बॉडी के अंदर अपना काम करता है, यानी फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक्स के बारे में जो हमने बात की, अगर उस बेस पे हम उसको क्लासिफाई करें तो उस क्लासिफिकेशन को हम कहते हैं फार्माकोलॉजी क्लासिफिकेशन। थर्ड जो है इसको हम कहते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन का मतलब यह है कि ड्रग के अंदर कौन से केमिकल्स है, तो उन केमिकल के बेस पे हम ड्रग्स को जो है डिफरेंट कैटेगरीज में जो है हम इसको डिवाइड करती है। तो जो लास्ट वन है फोर्थ वन, इसको हम कहते हैं लीगल
क्लासिफिकेशन। अब देखिए लीगल क्लासिफिकेशंस का मतलब यह है कि इस ड्रग्स जो है ये अलाउड है, ये अलाउड नहीं है, ये प्रेगनेंसी के लिए सेफ़ है, प्रेगनेंसी में हम उसको नहीं दे सकते, ड्रग की स्केजुअल क्या है, ये जो है हम किस तरह इसकी एडवर्स इफेक्ट वगैरह को हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं लीगल क्लासिफिकेशन। यानी कंट्रोल सब्सटेंसेस, यानी मुख्तलिफ़ किस्म की सब्सटेंसेस को हम बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, जिस तरह हीरोइंस है, मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ड्रग्स है, जिसको हम बहुत ज़्यादा जो है इसकी चेक एंड बैलेंस करते हैं ताकि सोसाइटी इसके ऊपर ना आ जाए और एडिक्शन उसको काज ना हो जाए। इस तरह ड्रग्स कैजुअल्स है। एंड टेराटोजेनिक रिस्क है। टेराटोजेनिक रिस्क यानी प्रेगनेंसी के वक्त कुछ ड्रग जो है ये मदर के लिए सेफ़ नहीं होते और मदर के जो फिटस होती है यूट्रस के अंदर उसके लिए जो है ये डेंजरस बन सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं टेराटोजेनिक इफेक्ट। यानी प्लेसेंटा या यूट्रस के ऊपर ड्रग्स की जो इफेक्ट होती है उसको हम कहते हैं टेराटोजेनिक रिस्क। तो अगर हम इसकी रिलेटेड ड्रग को क्लासिफाई करें कि कौन सा जो है ये मदर के लिए सेफ़ है प्रेगनेंसी में, कौन सा सेफ़ नहीं है, कौन सा ड्रग जो ये कम्युनिटी के लिए अच्छा है, कौन सा जो है ये डेंजरस है, तो इसको हम कहते हैं लीगल क्लासिफिकेशन। अब देखिए सबसे फर्स्ट जो हम बात करेंगे वो है थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। यानी जिस तरह हमने बात की कि थेराप्यूटिक कम्युनिकेशंस का मतलब यह है कि वो कौन कौन से ड्रग्स है जो कि एक स्पेसिफिक डिजीज़ को ट्रीट करता है। तो अगर डिजीज़ की ट्रीटमेंट के रिलेटेड हम ड्रग को क्लासिफाई करें इन डिफरेंट ग्रुप्स, तो उसको हम कहते हैं थेराप्यूटिक्स क्लासिफिकेशन। यानी मलेरिया एक ड्रग जो है ट्रीट कर सकता है, टाइफाइड दूसरे ड्रग ट्रीट कर सकता है, इस तरह जो है कैंसर एक ड्रग ट्रीट कर सकते हैं, HIV कोई दूसरा ड्रग ट्रीट कर सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं थेराप्यूटिक क्लासिफिकेशन। यानी मीन्स थेराप्यूटिक क्लासिफिकेशन इज डिफाइंड एज ऑर्गेनाइजिंग ड्रग बेस्ड ऑन देयर थेराप्यूटिक यूजफुलनेस इन ट्रीटिंग पर्टिकुलर डिजीज़। यानी कोई पर्टिकुलर डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए जो स्पेसिफिक ड्रग यूज़ होता है, तो इसको हम कहते हैं थेराप्यूटिक क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं कार्डियोवास्कुलर फंक्शंस की। यानी कार्डियोवास्कुलर की जितनी भी फंक्शंस है, जितनी भी डिजीज़ है, इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग्स जो है यूज़ होते हैं। सबसे पहले फॉर एग्जांपल यूजफुलनेस एंड ड्रग क्लासिफिकेशन। यानी जो सबसे फर्स्ट वन है इसको हम कहते हैं एंटीकागुलेंट। यानी ड्रग की एक क्लास है जो कि जिसको हम कहते हैं एंटीकागुलेंट। अब एंटीकागुलेंट जो है ये क्यों इस्तेमाल होते हैं, इसका फंक्शन जो है इन्फ्लुएंस ब्लड क्लॉटिंग, यानी ये ब्लड की जो क्लॉटिंग है इसको जो है ये रिड्यूस करता है। इस तरह दूसरी क्लास है ड्रग्स की, इसको हम कहते हैं एंटी हाइपरलिपिडेमिक। एंटी हाइपरलिपिडेमिक ये हम यूज़ कर लेते हैं ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होती है उसको कम करने के लिए, यानी LDL प्लस HDL की लेवल को। थर्ड जो है इसको हम कहते हैं एंटी हाइपरटेंसिव। अब देखिए ये एक क्लास है जिसमें एटिनालाल है, प्रोपेनालाल है, मुख्तलिफ़ किस्म के बीटा ब्लॉकर्स है जिसको हम एंटी हाइपरटेंसिव कहते हैं। ये एक क्लास है, लेकिन ये क्लास यूज़ होता है एक स्पेसिफिक डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए और इसको हम कहते हैं लोअर ब्लड प्रेशर। यानी ये ब्लड प्रेशर अगर बढ़ जाए टेकिकार्डिया, तो टेकिकार्डिया को हम ट्रीट करने के लिए एंटी हाइपरटेंसिव यूज़ करते हैं। एंटीरेथमिक एक क्लास है ड्रग्स की और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की डिजक्सिन वगैरह इस्तेमाल होती है। रिस्टोर नॉर्मल कार्डियक रिदम, और कार्डियक की जो रिदम्स होती है हार्ट की, इसको रिस्टोर करने के लिए यानी एरिथमिया को जो है इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म की जो रिदम्स की प्रॉब्लम्स होती है इसको कंट्रोल करने के लिए हम इसको यूज़ कर लेते हैं। एंटी इंजाइनल, तो एंटी इंजाइनल जो है ये ट्रीट इंजाइना, ये इंजाइना पेक्टोरस को ट्रीट कर लेते हैं। तो मतलब यह है, कहने का मतलब यह है कि देखिए ये डिफरेंट क्लासेस है और हर इनमें से हर एक क्लास का अपना एक थेराप्यूटिक फंक्शन है। यानी इस तरह नहीं होता कि एंटीकागुलेंट ये ट्रीट करे, लेट सपोज ट्रीट इंजाइना, तो ये इस तरह पॉसिबल नहीं है क्योंकि हर एक ड्रग अपनी एक स्पेसिफिक उसकी यूजफुलनेस है। और अगर इस बेस पे हम उसको क्लासिफाई करें तो उस क्लासिफिकेशन को हम कहते हैं थेराप्यूटिक क्लासिफिकेशन। आई होप दैट इट विल बी क्लियर नो। फार्माकोलॉजी क्लासिफिकेशन, यानी फार्माकोलॉजी क्लासिफिकेशन जिस तरह हमने बात की ड्रग की मोड ऑफ एक्शंस और ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक के बेस पे अगर हम ड्रग की क्लासिफिकेशन करें तो उसको हम कहते हैं फार्माकोलॉजी क्लासिफिकेशन। यानी डिफिनीशंस क्या है? फार्माकोलॉजी क्लासिफिकेशन रेफर टू द वे अ ड्रग वर्क एट द मोलिकुलर टिश्यू एंड बॉडी सिस्टम लेवल। यानी ड्रग कौन सा जो है वो एक्शन करता है इनसाइड द टिश्यू, इनसाइड द बॉडी सिस्टम और इनसाइड द सिंगल सेल। तो अगर इस बेस पे हम ड्रग को क्लासिफाई करें तो उसको हम कहते हैं फार्माकोलॉजी क्लासिफिकेशन। द फार्माकोलॉजी क्लासिफिकेशन एड्रेस अ ड्रग्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस और हाउ अ ड्रग प्रोड्यूस इट्स फिजियोलॉजिकल इफेक्ट इन द बॉडी। यानी जिस तरह हमने बात की ड्रग की जो फार्माकोकाइनेटिक्स है, फार्माकोडायनेमिक्स है, अगर इस बेस पे हम जो है ड्रग्स की क्लासिफिकेशन करें तो उसको हम कहते हैं फार्माकोलॉजी क्लासिफिकेशन। और इसकी एग्जांपल्स क्या है? फार्माकोलॉजी क्लासिफिकेशन फोकस ऑन थेराप्यूटिक एप्लीकेशन,
थेरेपी फॉर हाइपरटेंशन, यानी हम फार्माकोथेरेपी करती है। फॉर एग्जांपल एक ड्रग्स है जिसको हम कहते हैं डायूरेटिक्स। तो अब देखिए डायूरेटिक्स इसका मैकेनिज्म्स ऑफ एक्शंस क्या है। लोअर प्लाज्मा वॉल्यूम, यानी ये प्लाज्मा की जो वॉल्यूम्स होती है, ब्लड वॉल्यूम्स, इसको जो है डिक्रीज करती है। तो ये इसका मोड ऑफ एक्शंस है, यानी ये प्लाज्मा की वॉल्यूम को कम करती है। तो इसलिए हम इस क्लास को यानी डायूरेटिक्स को, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ लूप डायूरेटिक्स है, थायजाइड डायूरेटिक्स है, डिफरेंट इसकी क्लासेस है। तो इसको हम कहते हैं कि ये डायूरेटिक्स है। और इसकी जो मैकेनिज्म्स है वो ये है कि ये प्लाज्मा वॉल्यूम्स को जो है कम करता है। इस तरह कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है जिसका काम यह है ब्लॉक्स हार्ट कैल्शियम चैनल। ये हार्ट का यानी इसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो ये है कि हार्ट के अंदर जो कैल्शियम चैनल्स होती है इसको ब्लॉक कर देती है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स, या जिसको हम कहते हैं एसी इनहिबिटर्स, तो इसका काम क्या है, ब्लॉक्स हार्मोनल एक्टिविटी, हार्मोन्स की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देती है। एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट ब्लॉक फिजियोलॉजिकल रिएक्शन टू स्ट्रेस, ये स्ट्रेस की जो एक्शंस होती है इसको स्टॉप कर लेती है। एंड वाजोडायलेटर, ये वेसल को डायलेट करता है, यानी डायलेट पेरिफेरल ब्लड वेसल, जितने भी डिस्टल वेसल्स है, पेरिफेरल वेसल्स है, ये उनको डायलेट करते हैं। तो देखिए ये मुख्तलिफ किस्म के ड्रग्स है, ये डिफरेंट ड्रग्स है, लेकिन हर एक ड्रग्स का मैकेनिज्म जो है वो डिफरेंट है, यानी इसकी जो मैकेनिज्म है, हाउ दे कैन डू देयर इफेक्ट ऑन द ह्यूमन बॉडी और हाउ दे कैन प्रोड्यूस देयर इफेक्ट, तो ये डिफरेंट है। दैट्स व्हाई दिस क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड फार्माकोलॉजिक क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन, यानी जिस तरह हमने बात की ड्रग्स की जो नेम्स है, ड्रग्स की जो केमिकल्स है जिससे ड्रग्स बने होते हैं, अगर उनकी बेस पे हम उसकी क्लासिफिकेशन करें तो उसको हम कहते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। द 3 बेसिक टाइप ऑफ ड्रग नेम्स आर केमिकल, जेनेरिक एंड ट्रेड नेम्स। तो देखिए केमिकल क्लासिफिकेशन के बेस पे अगर हम ड्रग्स की डिस्ट्रीब्यूशन करें तो इसमें एक है केमिकल, दूसरा है जेनेरिक और थर्ड है इसको हम कहते हैं ट्रेड नेम। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर आप लोग जो है अपनी क्लिनिकल लाइफ में देखेंगे कि ये इसका जेनेरिक नेम है या इसका ट्रेड नेम है, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज होंगे कि यार जेनेरिक नेम क्या है या इसमें ट्रेड नेम क्या है। तो यू शुड अंडरस्टैंड दिस वेरी इजीली। A chemical name is assigned using standard nomenclature established by the International Union of Pure and Applied Chemistry। तो देखिए जितने भी केमिकल्स नेम्स होती है इसके लिए एक इंटरनेशनल यूनियन है जिसको हम कहते हैं आईओपेक। आईओपेक जो है ये एक एब्रीविएशन है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये मुख्तलिफ किस्म के ड्रग्स को, मुख्तलिफ किस्म की केमिकल्स कंपाउंड्स को डिफरेंट नेम देते हैं। जितने भी ऑर्गेनिक्स कंपाउंड्स है ये उनको डिफरेंट नेम्स देती है और इन नेम्स को हम कहते हैं केमिकल नेम या इसको हम कहते हैं आईओपेक नेम। तो वो नेम जो कि आईओपेक वाले उसको देते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री वाले उसको कोई नेम दे दे तो उस नेम को हम कहते हैं केमिकल नेम। A drug has only one chemical name which help in predicting a substance's physical and chemical properties। और देखिए जितनी भी आयोपेक नेम जो है दिए जाते हैं, हर एक ड्रग्स की एक सिंगल आयोपेक नेम्स होती है और ये नेम दी जाती है उसकी फिजिकल, यानी ड्रग्स की फिजिकल जो है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट्स क्या है, जो है इसके ग्रेविटीज़ कितना है, जो मुख्तलिफ किस्म की उसकी फिजिकल और उसकी केमिकल जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है उसके बेस पे ये आयोपेक नेम जो है ये ड्रग्स को दी जाती है। तो एमसीक्यूज़ में ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि आयोपेक नेम कौन से बेस पे दी जाती है। तो ये फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे आयोपेक नेम दी जाती है और आयोपेक नेम्स को हम कहते हैं केमिकल नेम। एग्जाम्पल्स क्या है, केमिकल नेम फॉर एस्पाइरिन इज 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, यानी एस्प्रिन जो कि हम मोस्टली यूज कर लेते हैं, डेस्परिन है, अस्कार्ड है, लोप्रिन है, डिफरेंट इसके ब्रांड नेम्स है। तो इसमें एस्प्रिन है और एस्प्रिन्स की जो आयोपेक नेम है या जो केमिकल नेम है इसको हम कहते हैं 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। तो ये इसका जो है ये आयोपेक नेम है या इसको हम कहते हैं केमिकल। द जेनेरिक नेम ऑफ अ ड्रग इज असाइंड बाय द यूएस अडॉप्टेड नेम काउंसिल। और इस तरह कुछ ड्रग्स की जो है इसकी जेनेरिक नेम्स होती है। जेनेरिक नेम्स आर लेस कॉम्प्लिकेटेड एंड इजियर टू रिमेंबर देन केमिकल नेम्स। और जितनी भी जेनेरिक नेम्स होती है वो थोड़े से ईजिली होती है एज कम्पेयर टू आयोपेक्स नेम। द फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, द ऑफिशियल फार्माकोपिया एंड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रूटीनली डिस्क्राइब अ मेडिकेशन बाय इट्स जेनेरिक नेम। और जितनी भी जेनेरिक नेम्स होती है मोस्टली WHO वाले या FDA वाले जो है इसको रिकमेंड कर लेते हैं और इसको जो है वो लोग जो है इसको रख देते हैं। और उसकी जो फार्माकोपिया है, फार्माकोपिया वो जो है मुख्तलिफ किस्म के ड्रग्स के लिए अपनी जेनेरिक नेम जो है उनमें इंक्लूड करती है। और ड्रग ट्रेड नेम इज असाइन्ड बाय द कंपनी मार्केटिंग द ड्रग। और इस तरह जो लास्ट वन है, यानी मतलब यह है कि जो जेनेरिक नेम है ये डिफरेंट जितने भी फार्माकोपियाज है जो कि WHO और FDA कंबाइन होके उसको जो है इसको बना लेते हैं, तो वो हर एक ड्रग्स के लिए अपना अलग से जो है नेम एडवाइस कर लेते हैं। तो उस नेम्स को हम कहते हैं जेनेरिक नेम।
और जेनेरिक नेम WHO या FDA वाले जो है इसको रिकमेंड कर लेते हैं। और ट्रेड नेम, अब देखिए जो लास्ट वन है इसको हम कहते हैं ट्रेड नेम। ट्रेड नेम वो नेम है या इसको हम ब्रांड नेम भी कहते हैं, यानी ट्रेड नेम को ब्रांड नेम भी हम कहते हैं। और ये वो नेम है जो कि एक कंपनी वाले देते हैं अपनी प्रोडक्ट को स्पेसिफिकेशन देने के लिए। यानी फॉर एग्जांपल एस्प्रिन है, अब देखिए एस्प्रिन ये लोप्रीन के नाम से भी आता है, ये अस्कार्ड के नाम से भी आ जाता है, और इस तरह ये लोप्रीन के नेम से भी आ जाता है, और सिंपल डिस्प्रिन के नेम से भी आ जाता है। तो ये जितनी भी नेम्स ये सब उसके ट्रेड नेम्स है, उसको हम ब्रांड नेम भी कह सकते हैं। द नेम इज़ यूजुअली सेलेक्टेड टू बी शॉर्ट एंड इजी टू रिमेंबर। और ये जितनी भी ब्रांड नेम्स होती है या ट्रेड नेम्स होती है मोस्टली शॉर्ट होती है ताकि लोग इजिली उसको अंडरस्टैंड कर सके। द ट्रेड नेम इज समटाइम कॉल्ड द प्रॉपर्टी और प्रोडक्ट और ब्रांड नेम। तो देखिए ट्रेड नेम का मतलब जो है इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी नेम्स है या प्रोप्रिएटरी नेम है, या इसको हम प्रोडक्ट नेम भी कह सकते हैं, या इसको हम ब्रांड नेम भी जो है हम उसको कह सकते हैं। और ये कंपनी डिफरेंट जो है ड्रग्स को वो डिफरेंट अपने नेम्स जो है वो दे देता है ताकि दूसरे कंपनी से उसका ब्रांड जो है वो सेपरेट हो। लीगल क्लासिफिकेशन यानी लास्ट क्लासिफिकेशन जो है उसको हम कहते हैं लीगल क्लासिफिकेशन, यानी इसमें कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस है, ड्रग्स कैजुअल्स है एंड टेराटोजेनिक्स रिस्क है। सम ड्रग्स आर फ्रीक्वेंटली अब्यूज आर हैव अ हाईली पोटेंशियल फॉर एडिक्शन। तो देखिए कुछ ड्रग्स जो है वो बहुत ज़्यादा जो है एडिक्शन पावर रखते हैं, और अगर हम डेली उसको इस्तेमाल कर सकते हैं तो पेशेंट में वो एडिक्शन और इस तरह पेशेंट को जो है वो एडिक्ट बना लेता है। According to law, drugs that have a significant potential for abuse are placed into 5 categories called schedule। तो देखिए जितनी भी ड्रग्स है जो कि abuse काज करती है, जो कि एडिक्शन काज कर सकती है, उसको 5 कैटेगरीज में जो है वो इंक्लूड किया गया है। यानी वो ड्रग्स जो कि एडिक्शन काज कर सकती है, जो कि abuse काज कर सकती है, उसको 5 कैटेगरीज में जो है इंक्लूड किया गया है। द स्केजुअल ड्रग्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर पोटेंशियल फॉर अब्यूज। और ये जितनी भी स्केजुअल है, जितनी भी वो ड्रग्स क्लास जिसको क्लासिफाई किया गया 5 क्लासेस में, तो वो उनके अब्यूज पावर के बेस पे उसको क्लासिफाई किया गया है। तो सबसे फर्स्ट वन जो है इसको हम स्केजुअल 1 कहते हैं, या ड्रग्स हैव द हाईएस्ट पोटेंशियल फॉर अब्यूज, यानी वो ड्रग्स जिसमें सबसे मोस्ट एबिलिटीज पाई जाती है कि वो किसी बंदे को जो है एडिक्ट बना ले, तो उसको हम कहते हैं स्केजुअल 1 ड्रग्स। यानी जिस तरह हीरोइंस है, जिस तरह आइस है, तो ये बहुत ज़्यादा एक बंदे को एब्यूज एडिक्ट बना सकता है। जो सबसे लास्ट वन है, फोर्थ वन है, वो है स्केजुअल 4 ड्रग्स हैव द लोवेस्ट पोटेंशियल फॉर एब्यूज। और जो लास्ट पोर्शन है, लास्ट स्केजुअल है क्लास है, जो स्केजुअल 4 है, उसमें एब्यूज की जो पावर्स होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। जिस तरह फॉर एग्जांपल हम मुख्तलिफ़ किस्म की जो है कॉफिंग के लिए हम जो है सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें स्मॉल अमाउंट में अल्कोहल को ऐड किया गया है, सेट्राजीन्स वगैरह है, तो उसको हम कहते हैं स्केजुअल 4 ड्रग्स। ये उनकी क्लासेस है। यानी फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट अगर आप लोग देख लें ड्रग स्केजुअल, इस तरह दूसरा है एब्यूज पोटेंशियल फॉर फिजिकल डिपेंडेंसी, यानी एक बंदा कितनी हद तक उसका जो है वो आदी बन जाता है। पोटेंशियल फॉर साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी, यानी वो साइकोलॉजिकली उसको जो है कितनी जो है इस ड्रग्स की जो सेंसेशंस होती है उसको फील होती है, एग्जांपल्स क्या है, और थेराप्यूटिक्स इफेक्ट उसकी क्या है, यानी किस तरह हम उस ड्रग्स को हम किसी डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि मुख्तलिफ किस्म के ड्रग्स है, जिस तरह आप लोग ट्रामाल ग्रेविनेट या नलबीन ग्रेविनेट को आप लोग देखते हैं तो मुख्तलिफ लोग उसके एडिक्ट बन गए हैं। तो अब देखिए ये कुछ हद तक हम उसको थेराप्यूटिक पर्पस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हार्ट पेन हो तो उसको हम नलबीन ग्रेविनेट पेशेंट को लगा देते हैं, लेकिन अगर हम उसकी जो स्केजुअल है अगर हम उसको इंक्रीज करें तो पेशेंट उसका एडिक्ट भी बन सकता है। तो जो क्लास 1 ड्रग्स है, यानी जिसको हम क्लास 1 या स्केजुअल 1 ड्रग्स कहते हैं, उसकी हाईएस्ट जो है एब्यूज पोटेंशियल है, हाई उसकी जो है फिजिकल डिपेंडेंसी है और हाई उसकी साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी है। और इसकी एग्जांपल्स क्या है, हीरोइन एंड एक्टेसी, लिमिटेड आर नो थेराप्यूटिक यूज, और इसकी कोई भी थेराप्यूटिक यूज नहीं है, यानी किसी भी जगह पे हेरोइन जो है वो किसी बीमारी की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं होता। क्लास 2 जो है इसकी भी हाई पोटेंशियल है, यानी एब्यूज पोटेंशियल भी इसकी हाई है, यानी मतलब यह कि एब्यूज जो है या एडिक्शन की चांसेस उसकी बहुत ज़्यादा है कि अगर एक बंदा उसको ले ले तो वो एडिक्ट बन सकता है। हाई इसकी फिजिकल डिपेंडेंसी है और हाई इसकी साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी। एग्जांपल्स क्या है, हाइड्रोमॉर्फिन, मेथाडोन्स, एपिरिडीन एंड फिंटानाइल। और सेम इसी तरह इसकी भी थेराप्यूटिक जो है यूजेस इसके बहुत ज़्यादा कम है। जो थर्ड वन है इसको हम कहते हैं मॉडरेट, इसकी यानी इसकी जो पोटेंशियल है एब्यूज पोटेंशियल वो थोड़ा सा कम है। मॉडरेट उसकी फिजिकल डिपेंडेंसी, लेकिन हाई उसकी साइकोलॉजिकल जो है डिपेंडेंसी, यानी मतलब यह है कि अगर कोई बंदा इसको यूज़ करे तो वो साइकोलॉजिकली जो है वो अनकंट्रोल फील करता है। और इस तरह इसकी एग्जांपल है केटामीन, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स यूज थेराप्यूटिकली विद प्रिस्क्रिप्शन। कुछ जगहों पे ये ड्रग जो है
थेराप्यूटिक पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह के टोरुलेक है, ट्रामाल है, डिफरेंट ड्रग्स है जिसको यूज़ किए जाते हैं। जो फोर्थ क्लास है लोअर जो है इसकी बहुत कम है, इस तरह लोअर इसकी फिजिकल डिपेंडेंसी है, लोअर इसकी जो है पोटेंशियल है, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी है, और इसकी एग्जांपल है अल्प्राजोलाम एंड डाइज़ेपाम, और ये भी मुख्तलिफ किस्म की थेराप्यूटिक पर्पस के लिए यूज़ होती है। लास्ट जो वन है इसको हम कहते हैं कि इसकी लोवेस्ट जो है ये एब्यूज़ पोटेंशियल है, लोवेस्ट इसकी फिजिकल डिपेंडेंसी है, और लोवेस्ट इसकी जो है वो साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी। और एग्जांपल जिस तरह मैंने आपको बताया, कॉफ प्रिपरेशन कंटेनिंग नॉट मोर देन 200 mg ऑफ कोडीन फॉर 100 ml और फॉर 100 grams तो यूज थेराप्यूटिकली विदाउट प्रिस्क्रिप्शंस। और ये जितने भी सिट्राजीन्स वगैरह है या जितनी भी कफ सिरप है जिसमें मामूली मकदार में कोडीन्स को मिलाया जाता है, इसमें मामूली मकदार में अल्कोहल को भी ऐड किया जाता है, तो ये मुख्तलिफ किस्म की जो है डिजीज़ के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसकी कोई जो है फिजिकल डिपेंडेंसी नहीं है। यानी एक दफ़ा अगर आप यूज़ करें तो आप एडिक्ट उसके नहीं बन सकते, तो इसको हम कहते हैं क्लास 5 स्केजुअल। टेराटोजेनिक रिस्क। अब देखिए टेराटोजेनिक रिस्क का मतलब जिस तरह मैंने आपको बताया कि कुछ ड्रग इस तरह होती है जो कि प्रेगनेंसी में सेफ़ नहीं होती है, और प्रेगनेंसी में अगर उसको इस्तेमाल किया जाए तो वो यूट्रस के अंदर जो फिटस प्रेजेंट होता है, जो बच्चा प्रेजेंट होता है, उसके लिए जो न्यू बॉर्न बेबी प्रेजेंट होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा जो है एक रिस्क हो सकता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा खतरा जो है वो डेंजरस वो बन सकता है। अ टेराटोजीन इज अ सब्सटेंस दैट हैज़ अ पोटेंशियल टू कॉज अ डिफेक्ट इन अनबॉर्न चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यानी जितनी भी फेटस होती है अंडर इनसाइड द यूट्रस, जो बच्चा होता है नवमौलूद बच्चा, तो उसके लिए ये एक रिस्क बन सकता है, और इस तरह के ड्रग्स को हम कहते हैं टेराटोजेंस। अ स्मॉल नंबर ऑफ ड्रग्स हैव बीन शोन टू बी टेराटोजेनिक्स आइदर इन ह्यूमन और इन लेबोरेटरी एनिमल्स। और कुछ ड्रग इस तरह होती है जो कि लेबोरेटरी एनिमल्स में या ह्यूमन बींग्स में वो जो है टेराटोजेन बन जाते हैं, यानी वो प्रेगनेंसी इनसाइड द एनिमल्स में भी और इनसाइड द ह्यूमन बींग्स में भी जो बच्चा होता है इनसाइड द यूट्रस उसके लिए जो है एक रिस्क हो सकता है, और इसमें मुख्तलिफ किस्म की जो है प्रॉब्लम जो है इसमें काज कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ टेराटोजेनिक रिस्क प्लेस ड्रग्स इनटू कैटेगरीज A, B, C, D एंड X। तो इस तरह ड्रग्स को जिस तरह हमने केमिकल क्लासिफिकेशन की बात की, जिस तरह हमने ड्रग की डिपेंडेंसी की बात की, तो इस तरह हम ये क्लासिफिकेशन यानी टेराटोजेनिक रिस्क क्लासिफिकेशन भी हम इस तरह कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्लास जिसको हम कहते हैं कैटेगरी ए ड्रग कंट्रोल स्टडी इन वुमेन फेल्ड टू शो अ रिस्क टू द फीटस एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ fetal harm appear unlikely। तो देखिए कैटेगरीज ए ड्रग वो ड्रग्स है जो कि इसकी जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा ना होने के बराबर होती है, और उसकी कुछ जो है इस तरह पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो हार्मफुल होती है फीटस के लिए। जो कैटेगरी बी ड्रग्स है एनिमल रिप्रोडक्शन स्टडीज हैव नॉट शोन फीटल रिस्क और एडवर्स इफेक्ट, यानी जितनी भी एनिमल रिप्रोडक्शन स्टडी है वो इसकी जो रिस्क है वो उसको शो नहीं कर सकता। रिस्क हैव नॉट बीन कन्फर्म इन कंट्रोल स्टडीज इन वुमेन। और अगर हम वीमेन में कंट्रोल स्टडी करें, अगर हम वीमेन को वो ड्रग दे दें तो उसमें भी वो कोई रिस्क जो है शो नहीं करता, यानी मतलब यह है कि वो कोई डिजीज़ जो है इसकी कन्फर्म नहीं होती। कैटेगरी सी जो ड्रग्स है आइदर स्टडी इन एनिमल्स हैव रिवील्ड एडवर्स इफेक्ट ऑन द fetus and there are no control study in women or studies in women and animals are not available। तो देखिए इसके लिए भी कोई कंफर्म जो है नहीं है कि ये कंट्रोल, अगर हम फॉर एग्जांपल एक फीमेल को अगर हम वो ड्रग दे दें ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी तो उसके लिए भी इस तरह कोई जो है रेलिवेंट स्टडी अवेलेबल नहीं होती। जो कैटेगरी बी ड्रग्स है देयर इज कंफर्मेशन ऑफ ह्यूमन फैटल रिस्क बट द बेनिफिट फ्रॉम यूज इन प्रेगनेंस वुमेन मे बी एक्सेप्टेबल डिस्पाइट द रिस्क। तो देखिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। कैटेगरी डी जो ड्रग्स होती है इसकी जो कंफर्मेशन है वो बिल्कुल प्रेजेंट होती है कि ये फीटल्स को यानी फीटस को नुकसान पहुंचाता है, यानी वीमेन को ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाती है, लेकिन उसकी जो बेनिफिट्स होती है इस कंपेयर टू रिस्क वो बहुत ज़्यादा होती है। दैट्स व्हाई वी मे यूज इन स्पाइट ऑफ देयर लिटिल हार्मफुल टू द फीटस। यानी मतलब यह है कि उसकी मामूली नुकसान के बजाय उसके फ़ायदे ज़्यादा होती है, तो दैट्स वाई हम उसके मामूली नुकसानात को हम जो है इग्नोर करते हैं और उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जो एक्स कैटेगरीज के ड्रग्स होती है एनिमल एंड ह्यूमन स्टडी हैव शोन फीटल एबनॉर्मेलिटीज। द ड्रग्स इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन वेमेन हु आर मे बिकम प्रेग्नेंट। तो जो एक्स कैटेगरीज ड्रग्स है उसकी जो स्टडीज़ होती है वो ये कंफर्म करती है कि ये फिटस के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, और उसकी जो फिटस के लिए नुकसान है वो इस कंपेयर टू बेनिफिट्स वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम उस ड्रग्स को जो है प्रेगनेंसी के टाइम पे इस्तेमाल नहीं करते। तो ये क्लासिफिकेशन आप लोगों ने मेमोराइज़ करना है। आई होप कि ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्लियर होगी।
इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, यानी ड्रग्स की इफेक्ट क्या है। ड्रग्स प्रोड्यूस टू इफेक्ट। तो देखिए ड्रग्स की दो इफेक्ट है, एक होता है वांटेड और डिजायर्ड इफेक्ट। यानी एक होता है ड्रग्स की वांटेड इफेक्ट यानी डिजायर्ड इफेक्ट। यानी फॉर एग्जांपल अगर हम एक पेन किलर को किसी पेशेंट को देते हैं तो ये डिजायर इफेक्ट होती है कि वो उसकी पेन को रिलीव करे। अगर हम उसको हाइपरटेंसिव जो है कोई मेडिसिन कोई ड्रग्स दे दे तो हमारा डिजायर इफेक्ट ये होता है, हमारा वांटेड यानी हम ये चाहते हैं कि वो उसकी ब्लड प्रेशर को ठीक करे। दूसरी जो है इसको हम कहते हैं अनवांटेड, यानी ड्रग्स की कुछ इफेक्ट इस तरह भी हो सकती है जो कि हमारे लिए वो एक्सेप्टेबल नहीं होती लेकिन हम उसको नहीं चाहते, यानी वो पेशेंट के लिए नुकसान का बाहिस बन सकते हैं। और अनवांटेड इफेक्ट जो है इसकी एक एग्जांपल जो है एडवर्स ड्रग रिएक्शन, दूसरी इसकी एग्जांपल है इसको हम कहते हैं साइड इफेक्ट, और थर्ड जो है इसको हम कहते हैं टॉक्सिक इफेक्ट। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एमसीक्यूज में अक्सर पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ वो अनवांटेड इफेक्ट, यानी ड्रग की वो इफेक्ट जिसको हम नहीं चाहते, जो हमारी कंसर्न नहीं होती, जो हमारी डिजायर नहीं होती, यानी हम उस इफेक्ट के लिए ड्रग नहीं देते कि वो एडवर्स ड्रग रिएक्शन करे, वो साइड इफेक्ट काज करे या वो टॉक्सिक इफेक्ट काज करे, लेकिन फिर भी वो जो है इफेक्ट काज हो सकती है। Definition: adverse drug reaction. Adverse drug reaction is an unintended effect of drug that happen with normal dose, seriously endangering the life of the recipient and is not predictable. तो देखिए एडवर्स ड्रग रिएक्शन जिसको हम कहते हैं एडवर्स इफेक्ट वो इफेक्ट होती है वो अनवांटेड इफेक्ट और अनइंटेंडेड, यानी उस इफेक्ट का हमें पहले से पता नहीं होता। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप एक पेशेंट को नॉर्मल 1 ग्राम सेफ्ट्राक्सोन अगर आप उसको दे दे और उसके लिए वो कोई रिएक्शन शो करे तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन। यानी अब देखिए ये 1 ग्राम एक नॉर्मल डोज था, यानी आपने डोज को इंक्रीज नहीं किया था, लेकिन फिर भी और आपको पहले से ये भी पता नहीं था कि सेफ्ट्राक्सोन जो है इस बंदे में इस तरह जो है रिएक्शन काज कर सकती है, लेकिन आपने एक नॉर्मल जो डेली रूटीन में हम जो है इस एडल्ट डोज इस्तेमाल कर सकते हैं 1 ग्राम। फॉर एग्जांपल आपने एक 1 ग्राम जो सेफ्ट्राक्सोन एक पेशेंट को इंजेक्ट किया तो इसके रिलेटेड उसने कोई जो है ड्रग रिएक्शन शो की। अब देखिए ये नॉर्मल डोज था और सीरियसली इंडेंजरस और इसकी वजह से पेशेंट की जो लाइफ है वो जो है खतरे में पड़ सकती है, और इस तरह ये नॉट प्रिडिक्टेबल होती है, यानी हमें पहले से पता नहीं होता कि ये ड्रग जो है इस पेशेंट में इस तरह जो है प्रॉब्लम काज कर सकती है। तो इस तरह यानी नॉट प्रिडिक्टेबल, अनइंटेंडेड एंड अनवांटेड ड्रग रिएक्शन विद नॉर्मल डोज इज कॉल्ड एडवर्स इफेक्ट। यानी आप डोज को इंक्रीज नहीं करते, डेली लाइफ में जो डोज आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो डोज आप लगाते हैं, लेकिन वो पेशेंट को जो है एक प्रॉब्लम काज कर सकती है जिसको हम कहते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन। जिस तरह है कार्डियक अरेस्ट, यानी कुछ पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में चले जाते हैं, कुछ पेशेंट को एनाफाइलेक्टिक शॉक होता है, जिस तरह मुख्तलिफ किस्म की रिएक्शंस काज हो सकती है, तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन। साइड इफेक्ट क्या है? साइड इफेक्ट इज आल्सो एन अनवांटेड अनइंटेंडेड इफेक्ट ऑफ दैट हैपन विद नॉर्मल डोज, नॉट सीरियसली एंडेंजरस द लाइफ ऑफ द पेशेंट एंड इज प्रेडिक्टेबल। ये आप लोग मेमोराइज करें। देखिए साइड इफेक्ट ये प्रेडिक्टेबल्स होती है और एडवर्स इफेक्ट इज नॉट प्रेडिक्टेबल। प्रेडिक्टेबल का मतलब यह है कि हर एक ड्रग्स की जो साइड इफेक्ट होती है वो हमें पहले से पता होता है उसकी क्लिनिकल एक्सपीरियंस के टाइम पे, यानी उसकी क्लिनिकल जो एक्सपेरिमेंट्स होती है उस वक्त हमें ये पता होता है कि इस ड्रग्स की ये हार्मफुल इफेक्ट हो सकती है। अब देखिए ये भी अनवांटेड रिएक्शन है और अनइंटेंडेड, यानी अनइंटेंडेड का मतलब है कि हम उसको नहीं चाहते, ये हमारे लिए जो है इंपॉर्टेंस नहीं है, और ये भी नॉर्मल डोज के साथ होती है। यानी इसमें हम फॉर एग्जांपल एक पेशेंट को आप जो है 5 mg या 10 mg आप उसको सेट्राइजीन देते हैं। सेट्राइजीन जो है या एलॉस है या कोई भी जो है रिजिक्स आप उसको दे देते हैं। तो देखिए सेट्राजीन के साथ आपको पहले से पता है कि सेट्राजीन पेशेंट में ड्राउजीनेस काज करती है, तो आप पहले से आपको पता है कि सेट्राजीन की जो साइड इफेक्ट है वो ये है कि ये ड्राउजीनेस काज कर सकती है, तो इसको हम कहते हैं प्रेडिक्टेबल, यानी आपको पहले से उसके जो है साइड इफेक्ट का पता है। लेकिन जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं उसको हमें पहले से पता नहीं होता, जितनी भी ड्रग्स होती है उसके एडवर्स इफेक्ट हमें पहले से मालूम नहीं होते, लेकिन जो साइड इफेक्ट होते हैं वो हमें पहले से मालूम होते हैं। टॉक्सिक इफेक्ट्स क्या है? ड्रग टॉक्सिसिटी अकर व्हेन अ पर्सन हैज accumulated too much of a drugs in his bloodstream.
अब देखिए टॉक्सिक इफेक्ट का मतलब यह है, जिस तरह हमने एडवर्स इफेक्ट और साइड इफेक्ट की बात की, तो देखिए साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट दोनों जो है ये काज होती है विद नॉर्मल डोज, यानी हम नॉर्मल जो डेली डोज होती है, रूटीन डोज होती है, उसके साथ ये रिएक्शंस काज होती है। अब उन दोनों में फ़र्क यह है कि जो एडवर्स इफेक्ट होती है वो पहले से हमें मालूम नहीं होती कि इस ड्रग्स की ये एडवर्स इफेक्ट हो सकती है, लेकिन वो सडनली काज होती है विद नॉर्मल डोज। जो साइड इफेक्ट होती है वो हमें पहले से मालूम होती है, जिस तरह से ट्राइजीन्स की जो इफेक्ट्स होती है, इस तरह मुख्तलिफ किस्म के ड्रग्स की जो इफेक्ट होती है वो हमें पहले से मालूम होती है। लेकिन वो दोनों यानी साइड इफेक्ट, वो एडवर्स इफेक्ट, वो दोनों नॉर्मल डोज के साथ काज होती है एक पेशेंट को। लेकिन जो टॉक्सिक इफेक्ट होती है वो तब काज होती है जब आप पेशेंट को ड्रग की जो डोज है वो बढ़ा दे। यानी फॉर एग्जांपल एक पेशेंट की 1 ग्राम जो है सिफ्ट्रैक्सोन इंजेक्शन थी, आपने बजाय 1 ग्राम के उसको 2 ग्राम जो है सिफ्ट्रैक्सोन का इंजेक्शन लगा दिया, तो उसके साथ उसकी जो ब्लड स्ट्रीम जो लेवल थी ड्रग्स की वो इंक्रीज हो गया, और उसकी वजह से उसको जो इफेक्ट हो गया उसको हम कहते हैं टॉक्सिक इफेक्ट, लीडिंग टू एडवर्स इफेक्ट ऑन द बॉडी। और इस तरह जो टॉक्सिक इफेक्ट है ये भी जो है एडवर्स इफेक्ट है, यानी इसका भी हमें पता नहीं होता, यानी ये भी अनइंटेंडेड होती है, और इस तरह ये भी अनप्रेडिक्टेबल्स होती है, क्योंकि टॉक्सिक इफेक्ट का हमें पता नहीं होता। तो देखिए एक जो है साइड इफेक्ट है, साइड इफेक्ट का हमें पहले से पता हो, बाकी साइड इफेक्ट, बाकी एडवर्स इफेक्ट और इस तरह टॉक्सिक इफेक्ट का हमें पहले से पता नहीं होता। ड्रग्स टॉक्सिसिटी में अकर व्हेन द डोज गिवन टू इज टू हाई और द लिवर और किडनी आर अनेबल टू रिमूव the drugs from the bloodstream, allowing it to accumulate in the body। तो देखिए जिस तरह मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में समझा दिया कि टॉक्सिक इफेक्ट तब काज होती है जब हम ड्रग की डोज को बढ़ा दें। फॉर एग्जाम्पल आप पेशेंट को किसी डॉक्टर ने 1 टेबलेट जो है पेनाडाल एडवाइस किया था और आपने उसको 5 टेबलेट पेनाडाल दे दिया। तो देखिए अब ये हमें पहले से पता नहीं होता कि ये जो है 5 टेबलेट उसमें किस तरह जो है चेंजेस जो है पेशेंट के अंदर लाएगी, तो उस चेंजेस को हम कहते हैं कि ये एडवर्स इफेक्ट की तरह है, यानी ये हमें पहले से मालूम नहीं है। तो उस तरह के रिएक्शंस को जो कि ड्रग डोज को इंक्रीज करने से काज होती है, तो उसको हम कहते हैं टॉक्सिक इफेक्ट। तो ये सब जो है अभी तक हमने जो बात की थी, तो हमने फर्स्ट चैप्टर जो फार्माकोलॉजी की जो फर्स्ट चैप्टर थी इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी, उसको हमने बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से डिटेल के साथ जो है वो कंप्लीट किया। इस चैप्टर ने हमसे बहुत ज़्यादा टाइम लिया, और इसकी रीजंस ये थी कि इसमें हमने जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो कि हम मोस्टली यूज़ कर लेते हैं, तो उसको हमने बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से अलॉन्ग विद डिटेल, अलॉन्ग विद एग्जाम्पल्स हमने उसको कवर किया, ताकि स्टूडेंट को फ्यूचर में जितने भी हमारी लेक्चर आने वाले हैं उसमें स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम जो है वो ना हो। तो दैट्स वाई इट may take some large time as compared to normal lecture। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि बाकी जितनी भी हमारी लेक्चर है हम उसको बहुत अच्छी तरीके से हम तेज़ी के साथ इंशाल्लाह हम एग्जाम से पहले उसको कवर करें। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।